हेलो फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक है एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, यानी सॉल्यूशन से सोल्यूट को किस तरीके से एड्जॉर्ब किया जाता है। ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। सॉलिड्स कैन एड्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो। जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉल्यूशन से सोल्यूट को भी एड्जॉर्ब कर सकते हैं। When a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal, a part of the acid is adsorbed by the charcoal and the concentration of the acid decreases in the solution। क्या होता है जब एसिटिक एसिड का जो वाटर में सॉल्यूशन है उसको चारकोल के साथ शेक किया जाता है तो एसिटिक एसिड का एक पार्ट चारकोल के द्वारा एड्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा, एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। यह मैं आपको इस तरीके से बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये सोलवेंट है, वाटर है। इसमें क्या है, इसमें ये एसिटिक एसिड्स हैं। मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का वाटर में। एसिटिक एसिड मैं आपको इस तरीके से बनाकर ये दिखा रहा हूँ। वैसे तो ये सॉल्यूशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसमें चारकोल डाल दिया तो, और चारकोल डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से शेक किया तो क्या होता है, कुछ एसिटिक एसिड क्या होता है इस चारकोल पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। चारकोल कुछ एसिटिक एसिड को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा। फिर अगर हम इस चारकोल को बाहर निकाल लें, फिर हम इसमें देखें सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड इस चारकोल ने एड्जॉर्ब कर लिए। सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल बिकम कलरलेस। इसी तरीके से जो लिटमस सॉल्यूशन होता है जब उसको चारकोल के साथ शेक किया जाता है तो वो भी कलरलेस हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चारकोल क्या करेगा, लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर है उसको एड्जॉर्ब कर लेगा, जिससे लिटमस सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। लिटमस सॉल्यूशन एक वाटर सोल्यूबल मिक्सचर होता है जो लाइकेंस से डिफरेंट डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्ट की जाती है, उनसे वो बनाया जाता है। और इसका इस्तेमाल लिटमस पेपर के लिए बनाने के लिए किया जाता है जो पीएच इंडिकेटर के रूप में एक्ट करते हैं। लिटमस पेपर भी जनरली दो प्रकार के होते हैं, रेड लिटमस ब्लू और पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। द precipitate of magnesium hydroxide attains blue color when precipitated in presence of magnesium reagent. The color is due to adsorption of magnesium. जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो उसके बॉटम पार्ट में बैठ जाता है, यानी प्रेसिपिटेट क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है जब उसको हम मैग्नीशियम रिएजेंट की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेसिपिटेट है वो मैग्नीशियम को एड्जॉर्ब कर लेता है। प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम को एड्जॉर्ब करेगा जिससे वो ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू कलर किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नीशियम की वजह से। The following observation have been made in the case of adsorption from solution phase। तो जब भी सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन होता है तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दी गई हैं, ये इन्हें हम ऑब्जर्वेशन को पढ़ लेते हैं। ये 4 पॉइंट कब ऑब्जर्व किए गए, जब सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन हो रहा है। पहला है द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो एड्जॉर्प्शन की एक्सटेंट है वो कब घटेगी, जैसे 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 टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा। यानी सॉल्यूशन फेज से जो एड्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन फेज से जो एड्जॉर्प्शन होगा वो घटेगा। सेकंड, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। और जो एड्जॉर्प्शन है सॉल्यूशन फेज से वो बढ़ेगा अगर हम एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया भी बढ़ाएंगे। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं एड्जॉर्बेंट का तो सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ये पॉइंट 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के। तीसरा है द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन। जो एड्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कितना एड्जॉर्प्शन होगा ये डिपेंड करेगा सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर। फोर्थ है द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड द एड्जॉर्बेट। और जो एड्जॉर्प्शन की एक्सटेंट है यानी कितना एड्जॉर्प्शन होना है ये डिपेंड करता है एड्जॉर्बेंट का नेचर क्या है और एड्जॉर्बेट का नेचर क्या है। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है। सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन फेज से जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो इंक्रीज होगा अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे एड्जॉर्बेंट का। साथ ही साथ जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर, एड्जॉर्बेंट के नेचर पर और एड्जॉर्बेट के भी नेचर पर।
द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इज नॉट नाउन। तो सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है उसका सही मैकेनिज्म तो बिल्कुल अभी नहीं पता। फ्रुंडलिच इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद द डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट। जो फ्रेंडलिच की इक्वेशन है वो लगभग ये डिस्क्राइब कर देती है कि सॉल्यूशन से जो एड्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। बस फ्रेंडलिच की इक्वेशन में एक डिफरेंस, एक चेंज किया जाता है कि जो हम फ्रेंडलिच की इक्वेशन में प्रेशर कंसिडर कर रहे थे उसकी जगह पर जब सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन होता है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कंसिडर किया जाता है। यानी पहले तो हम प्रेशर कंसिडर कर रहे थे जब फ्रुंडलिच की जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, लेकिन एड्जॉर्प्शन अगर सॉल्यूशन फेज से होगा तो उसमें हम प्रेशर की जगह पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कंसिडर करेंगे। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? सॉल्यूशन फेज के केस में इक्वेशन हो जाएगी x/m इज इक्वल टू K⁻⁴ यानी एड्जॉर्बेंट के पर यूनिट मास में कितना एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो रहा है। या फिर हम कहें कि जो हमने एड्जॉर्बेंट लिया है उस पर सोल्यूट कितने एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो है x/m। और ये K कांस्टेंट है, C यहाँ पर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, 1/n इसकी पावर है, K और N यहाँ पर दोनों कांस्टेंट है। C इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दैट इज व्हेन एड्जॉर्प्शन इज कंप्लीट। यहाँ पर जो C लिया गया है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, यानी जब सॉल्यूशन फेज से एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है उस समय सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है वो C है, यानी एड्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद। ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑफ द अबव इक्वेशन वी हैव, जब हम इस इक्वेशन का दोनों साइड से लॉगरिथम लेंगे तो जैसे हमने फ्रेंडलिच की इक्वेशन में किया था इसी तरीके से हमें दोनों साइड का लॉग लेना है। लॉग x/m हो जाएगा, ये हो जाएगा log k इंटू C की पावर 1/n। तो log a इंटू b क्या होता है? log a प्लस log b। तो यहाँ पर हम ले लेंगे log k प्लस log k C की पावर 1/n। और आपको पता है जब log x की पावर n होती है तो वो हो जाता है n log x। इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे 1/n log c। तो लॉगरिथम लेने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ये किस तरीके से आया इसको अगर आपको समझना है तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो टॉपिक है उसमें ये डिटेल में करा गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पुटिंग log x/m अगेंस्ट log c, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड विच शोज द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म। अगर हम क्या करेंगे log x/m का जो ग्राफ बनाएंगे log c के रेस्पेक्ट में तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब क्या है? अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो हमें पता है जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है वो वैलिड है। अगर log x/m और log c का ग्राफ बनाने पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म वैलिड नहीं होती। This can be tested experimentally by taking solution of different concentration of acetic acid। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन का, अलग अलग एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन का हम सॉल्यूशन लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, कुछ सॉल्यूशन लेने हैं जिसमें एसिटिक एसिड की मात्रा सभी में डिफरेंट हो। जैसे कि मान लीजिए हमने ये A सॉल्यूशन लिया, ये B सॉल्यूशन लिया, ये C सॉल्यूशन लिया। तो इनमें क्या करना है, इसमें एसिटिक एसिड की मात्रा कुछ और होनी चाहिए, इसमें एसिडिक एसिड की मात्रा डिफरेंट होनी चाहिए, इसमें भी। यानी तीनों के तीनों सॉल्यूशन में और ज़्यादा भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 सॉल्यूशन लिए है तो तीनों सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की मात्रा कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। इस तरीके से हमें ये सॉल्यूशन लेने हैं और इनको एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर एडिड टू इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल इन डिफरेंट फ्लास्क। फिर हमें क्या लेने हैं, अलग अलग फ्लास्क लेने हैं, उन सभी फ्लास्क में इक्वल अमाउंट में चारकोल डाल देना है। फिर चारकोल डालने के बाद इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन हमें इस चारकोल के ऊपर डाल देने हैं। जैसे क्या किया, मान लीजिए ये आपने 3 सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, ये आपने ले लिया है। इसमें एसिटिक एसिड की मात्रा कुछ और है, यानी तीनों में एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो तीनों में डिफरेंट है। फिर हमें क्या करना है, 3 फ्लास्क लेनी है। इस तरीके से मान लीजिए हमने 3 फ्लास्क ले लिए। फिर क्या करना है, इन तीनों में इक्वल अमाउंट में चारकोल डाल देना है। तीनों में जो हम चारकोल डाल रहे हैं वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। फिर क्या करना है, इन तीनों सॉल्यूशन से जो हमने लिए इनसे इक्वल अमाउंट में सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी है।
इनमें एसिटिक एसिड की मात्रा तीनों में डिफरेंट है, लेकिन जो हम इनसे सॉल्यूशन लेंगे वो हम इक्वल अमाउंट में लेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है उससे मान लीजिए हमने 2 ml लिया, इससे भी हम 2 ml लेंगे और इससे भी 2 ml लेंगे। इसका 2 ml हम इसमें डाल देंगे, इसका 2 ml इस वाले फ्लास्क में डाल देंगे, इसका 2 ml इस वाले फ्लास्क में डाल देंगे। शुरुआत में इन तीनों में एसिटिक एसिड की मात्रा डिफरेंट थी, लेकिन फिर इनसे जो सॉल्यूशन लिया, एसिटिक एसिड का जो वाटर में जो सॉल्यूशन है उससे हम जो सॉल्यूशन की मात्रा लेंगे वो 2 ml लेंगे। यानी हमने इससे 2 ml सॉल्यूशन निकाल लिया, इसमें डाल दिया, इससे भी 2 ml इसमें डाल दिया और इससे भी निकाल कर इसमें डाल दिया। फिर क्या करना है, द फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड इन ईच फ्लास्क आफ्टर एडजॉर्प्शन। फिर एडजॉर्प्शन के बाद हमें क्या करना है, इन तीनों फ्लास्क में फाइनल कंसंट्रेशन देखनी है। यानी जब हम इसमें ये सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो जो ये चारकोल है क्या करेगा, इस 2 ml सॉल्यूशन से एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब करेगा। अब ये कुछ एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब कर लेगा, फिर एसिटिक एसिड को जब ये एडजॉर्ब कर लेगा इससे हम क्या करेंगे, चारकोल बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें देखेंगे कि उसमें एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी बची। यानी जितनी एसिटिक एसिड की मात्रा इस 2 ml सॉल्यूशन में थी उसमें जो इसमें बाद में सॉल्यूशन बचेगा चारकोल निकालने के बाद वो इससे कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि चारकोल इस 2 ml से कुछ एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब कर लेगा। तो हमें क्या करना है, जो एसिटिक एसिड एडजॉर्ब होने के बाद जितना एसिटिक एसिड एडजॉर्ब होगा उसके बाद इस सॉल्यूशन में जितनी कंसंट्रेशन बची एसिटिक एसिड की उसको हमें मेज़र करना है। इसी तरीके से इसमें करना है, इसी तरीके से इसमें करना है। द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिव द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर जो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस आएगा वो हमें एक्स की वैल्यू देगा। यानी जो हमने पहले ये लिए थे एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया था, इसमें जितनी एसिटिक एसिड की मात्रा थी और फिर बाद में जो इसमें एसिटिक एसिड की मात्रा बची एडजॉर्ब होने के बाद, इन दोनों को माइनस कर देना है। उससे हमें एक्स की वैल्यू का पता लग जाएगा। जैसे देखिए, ये हमने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया जिसमें इसकी एसिटिक एसिड की 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन थी। फिर हमने ये वाला फ्लास्क लिया, इसमें इसका कुछ सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। इसमें जो हमने चारकोल लिया है, इसमें चारकोल में कुछ सॉल्यूशन डाल दिया। फिर चारकोल क्या करेगा, इस सॉल्यूशन से कुछ एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब करेगा। फिर हमने चारकोल बाहर निकाल दिया। अब चारकोल बाहर निकालने के बाद हमारे पास जो ये सॉल्यूशन बचा इसमें हमें देखना है एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी है। मान लीजिए वो बची, अब इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर, क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे तो एसिटिक एसिड की मात्रा घट जाएगी। मान लीजिए इसमें 2 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बची। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 में से शुरुआत में जो कंसंट्रेशन है उसमें से ये फाइनल कंसंट्रेशन घटाएंगे। 5 में से 2 हम घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 होगी हमारे पास x की वैल्यू। यूजिंग द अबव इक्वेशन वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच आइसोथर्म कैन बी एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फ्रेंडलिच इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर सकेंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।